हेलो डियर लर्नर्स, फ्यूचर ऑफिसर्स, डियर एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मन लगा के जम के अपनी तैयारी कर रहे होंगे। वेलकम टू सिंघा क्लासेस। इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में हमने जुडिशरी तक ख़त्म कर दिया था। एंड इसी जुडिशरी के हमने लास्ट लेक्चर में हायरार्की को समझा था कि सबसे ऊपर टॉप मोस्ट जो हमारे देश में जुडिशियल सिस्टम जो है वो एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में है, जिसके टॉप पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बैठा हुआ है और लास्ट में कैसे हमारे लोअर कोर्ट्स आते हैं। इसी जुडिशियल सिस्टम को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे और इंडियन इकॉनमी भी मैं जल्दी लाने वाला हूँ। मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में भी बताया था, थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही थी जिसकी वजह से मैं लेक्चर कंटिन्यू नहीं कर पाया, बट डोंट वरी, एक दो दिन के अंदर इंडियन इकॉनमी की भी सीरीज़ शुरू हो जाएगी। और सी सेट के रिगार्डिंग जो बच्चे थोड़े कंसर्नड है, मैं काफ़ी सारे टेस्ट अभी ओपन करने वाला हूँ एप्लीकेशन पे। तो अगर आप लोग सी सेट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हो, जो जो यूनिट आपने पढ़ लिया है उसकी रियल टाइम टेस्ट देना चाहते हो, तो आप ऐप पे जाके टेस्ट सीरीज़ को प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, चलिए फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात की जाए तो हमें, आपको लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि हमारे देश में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। हम इंटीग्रेटेड कहने का सेंस ये है कि हमारे देश में सबसे ऐसा नहीं है कि हर स्टेट के पास अलग अलग अपना सुप्रीम कोर्ट होता है। जैसे अमेरिका अगर यूएस से जाओगे तो वहाँ पे देखोगे कि हर स्टेट में अपना, हर स्टेट का एक सुप्रीम कोर्ट है, हर स्टेट में एक टॉप मोस्ट कोर्ट बैठा हुआ है। ठीक है, वैसा हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में एक सिंगल कोर्ट ऑफ सिस्टम है जिसके टॉप पे तो सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट आते हैं जो हर स्टेट में रहते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट के नीचे फिर आपके सब ऑर्डिनेट कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट के नीचे आपके लोअर कोर्ट्स आते हैं। ये हायरार्की हम लोग लास्ट लेक्चर में समझ चुके हैं। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात की जाए और कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों की देखी जाए तो देखो, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 5 के चैप्टर 4 में मेंशन किया गया है। कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 124 से लेकर के 147 के बीच में। ठीक है, पार्ट 5 चैप्टर 4 आर्टिकल 124 से लेके 147 के बीच में। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट बेसिकली 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद के थ्रू क्या हुआ, 1937 में हमारे पास फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया आया। कौन सा आया? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। इसको फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सक्सीड किया। कब सक्सीड किया आपका? 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सक्सीड किया। ठीक है, और तभी से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारे देश की बागडोर संभाल रहा है, हमारे देश की जुडिशियल सिस्टम को क्या कर रहा है, हमारे देश की जुडिशियल सिस्टम को संभाल रहा है। ठीक है, अगर कॉम्पोजिशन हमारे, मैंने अभी क्या बताया, कहाँ से कहाँ तक मेंशन है, आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 147 तक। ठीक है, आर्टिकल 144 जो है वो अपॉइंटमेंट और कॉम्पोजिशन की बात करता है कि किस तरीके से हमारे देश के जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे और आपके क्या कॉम्पोजिशन रहेगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द कंट्री। इट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ए मैक्सिमम ऑफ 33 अदर जजेस। एट प्रेजेंट हमारे देश में अभी जो है 34 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें इंक्लूडिंग CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस। ये इंक्रीज हो रहे हैं, आज़ादी के टाइम में कुछ और थे, अभी कुछ और हैं। अच्छा, इनका अपॉइंटमेंट का क्या सिस्टम है? देखो, हमारे देश में जो जजेस का सिलेक्शन होता है ना, वो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होता है। कॉलेजियम मतलब समझो कि जज ही जज को चुनते हैं। एक ग्रुप ऑफ जजेस जो होते हैं वो कंसल्ट करते हैं। बेसिकली अभी जो कॉलेजियम सिस्टम को समझने के लिए आपको 3 जज केसेस को समझना होगा, वो मैं अलग से एक शॉर्ट वीडियो ले आऊँगा जिसमें आपको 3 जज केसेस के बारे में बता दूंगा। बट कॉलेजियम सिस्टम को आप ऐसा समझिए कि कॉलेजियम एक ग्रुप होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, जिनके पास ऑलमोस्ट इक्वल अथॉरिटी होती है, वो लोग रहते हैं और CJI के साथ मिल करके वो रिकमेंड करते हैं। ठीक है, और बाकी जजेस का फिर सिलेक्शन होता है। तो दिस इज द प्रोसेस टू सेलेक्ट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस इज गवर्न बाय आर्टिकल 124 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉलोज द कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम में मतलब क्या होता है कि आपका जो है जजेस ही जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं, उन्हीं को चुन रहे हैं। ठीक है, इसको रिप्लेस करने के लिए बेसिकली क्या होता था, गवर्नमेंट क्लेम करती थी कॉलेजियम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कभी कभी नेपोटिज्म के भी इसमें चार्जेस, मतलब ऐसा जैसे कहते हैं ना, बॉलीवुड पे आप लोग नेपोटिज्म का बहुत सारे क्लेम किए जाते हैं, उसी तरीके से कॉलेजियम सिस्टम पे भी इस पे आरोप लगता रहा है। तो इसको हटाने के लिए 2014 में 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा गवर्नमेंट जो लेकर के आई थी, आपका नेशनल NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, क्या लेके आई थी? नेशनल जुडिशियल
अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है। इस एनजेएसी में क्या होते थे, 6 मेंबर हुआ करते थे। कितने? 6 मेंबर्स होते थे, जिसमें 6 मेंबर में 1 सीजीआई होते थे, प्लस 2 जो होते थे सुप्रीम कोर्ट जजेस होते थे, प्लस आपके 3 मेंबर जो होते थे वो गवर्नमेंट साइड से होते थे। गवर्नमेंट साइड में मतलब एक तो लॉ मिनिस्टर हो गए, ठीक है। ये जो 3 मेंबर होते थे इसमें एक लॉ मिनिस्टर होते थे, प्लस 2 एमिनेंट मेंबर होते थे, एमिनेंट मिनिस्टर्स होते थे, ठीक है। ये जो मिनिस्टर्स होते थे ये आपके प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, इनके द्वारा चुने जाते थे। किनके द्वारा? देखो एनजेएसी को समझो, जो कोलिजियम सिस्टम है इसमें और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। इस कॉन्स्टिट्यूशनल 2014 में इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट जो है एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेके आई, जिसमें 6 मेंबर हुआ करते थे। इसमें सीजेआई होते थे, 2 सुप्रीम कोर्ट जजेस होते थे और 3 मेंबर जो होते थे गवर्नमेंट साइड से होते थे। इसमें एक लॉ मिनिस्टर होते थे और 2 एमिनेंट मिनिस्टर्स होते थे। ये जो एमिनेंट मिनिस्टर्स होते थे ये पीएम और लोग लीडर ऑफ अपोजिशन द्वारा चुने जाते थे। बट कहीं ना कहीं ये वायलेट कर रहा था, किस लिए? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को, क्योंकि सरकार का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। अब सरकार गवर्नमेंट का जब इन्वॉल्वमेंट हो रहा है जुडिशरी के सिलेक्शन में, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को खतरा हो रहा था, ठीक है। इसलिए इसको जो है आपका हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया, इसे असंवैधानिक घोषित किया, ठीक है। और ये आपका एनजेएसी कैंसिल हो गया और अभी भी हमारे देश में जो है कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू ही हमारे जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड एज सीजीआई। देखो एक चीज़ और देखना, आर्टिकल 124 जजेस के बारे में बताता है, सीजीआई के बारे में नहीं बताता है, ठीक है। वो ये तो बताता है कि जजेस का जो अपॉइंटमेंट होगा वो कॉलेजियम सिस्टम करेगा, बट सीजीआई को अपॉइंट कौन करेगा? उसको जो है गवर्नमेंट अपॉइंट करती है आपकी। लेकिन सीजीआई के सिलेक्शन के लिए ही आपके 3 जज केस आया था, ठीक है। इसी के लिए सीजीएआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पहले क्या हुआ था, आज़ादी के बाद जो हमारे देश में रूल फॉलो किया जा रहा था, एक समझो कि जो सीनियर मोस्ट जज होते थे उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाता था। इसके बारे में क्लियर कट कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था कि किस तरीके से सीजीआई का सिलेक्शन होगा। तो पहले ये 1973 तक क्या होता था कि हमारे देश में जो भी सीनियर मोस्ट जज होते थे उनको अपॉइंट कर दिया जाता था। बाद में गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया एंड एग्जीक्यूटिव के इंटरफेरेंस की वजह से कई बार ऐसा हुआ कि जो आपके मतलब सीनियर मोस्ट की जगह उनसे कम जो सीनियर होते थे उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। इसी वजह से कई बार केस किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप कॉलेजियम सिस्टम इवॉल्व हो गया है, ठीक है। 3 जजेस केसेस के बारे में हम लोग किसी और लेक्चर में कवर कर लेंगे। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द सीजीआई बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। ये जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम है ना, एट प्रेजेंट क्या है यहाँ पे, कॉलेजियम एक ग्रुप है। इस ग्रुप में एक तो हमारे सीजीआई हैं प्लस 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो अभी हाँ, अगर सीजीआई को अपॉइंट करने की बारी होती है तो ये क्या होता है, यहाँ पे तो सीजीआई खुद आपका वो अपॉइंट करने की बारी आएगी, तो वहाँ पे आपके सीनियर मोस्ट जजेस और प्रीवियस जो सीजीआई होंगे वो हमारे क्या होंगे, उनके अपॉइंटमेंट में हेल्प करेंगे, ठीक है। अपॉइंटमेंट ये तो सेम ही स्लाइड हो गया। द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस इज गवर्न बाय आर्टिकल 124 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉलोज द कॉलेजियम सिस्टम। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए, आर्टिकल 124, देखो आर्टिकल्स भी देखते रहना, कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अ पर्सन इज क्वालिफाइड एज क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इफ have been a judge of a high court or multiple high courts for at least 5 years। अगर वो 5 साल तक हाई कोर्ट के जज रहे हों। have been an advocate of in a high court or multiple high courts for at least 10 years। और देखो यहाँ पे और लगा हुआ है, ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि उनको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए। या तो वो किसी भी हाई कोर्ट के 5 साल तक जज रहे हों, और या फिर वो किसी हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे हों फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, और यहाँ पे भी एक और वाला कॉलम है, और ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। दिस क्राइटेरिया इज रियली यूज्ड। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट मतलब जिनको लॉ का मतलब समझो एक एक्सपर्ट माना जाता हो, जिन्होंने लॉ के फील्ड में काफ़ी जिनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा रहा हो, जिनको लॉ की अच्छी डीप एक्सपर्टीज़ हो, डीप नॉलेज हो, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के नज़र में अगर कोई ऐसा पर्सन जो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट की कैटेगरी में
आता हो तो उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ वो पर्सन एलिजिबल होंगे फॉर द सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक, अब देखते हैं टेन्योर एंड रिमूवल की बात करते हैं। ये भी हमारे आर्टिकल 124 के अंडर में मेंशन है। सुप्रीम कोर्ट जजेस होल्ड ऑफिसेज अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। ठीक है, देखो जनरली एक चीज़ को देखी गई है कि जो सेंट्रल की पोस्ट होती है ना वहाँ पे 65 ईयर्स होता है, और जो स्टेट की पोस्ट होती है वहाँ पे 62 ईयर्स होता है। ये एक मोटा मोटी डिवीज़न है, आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो आपकी याद करने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक, they can resign by submitting a letter to the president. They can be removed only through the impeachment. ठीक है, impeachment by the parliament on grounds of proven misbehavior or incapacity, आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4, फॉलोइंग ए स्पेशल मेजोरिटी प्रोसीजर। उनको हटाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के ही उनको रिमूव कर सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट चाहे वो अपने किसी सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव कर सकती है। उनको रिमूव करने के लिए स्पेशल प्रोसीजर ऑन द बेसिस ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी मतलब या मिसबिहेवियर मतलब जो अपनी पोस्ट है, वो जो ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इन दैट केस उनके खिलाफ जो है इम्पीचमेंट, या इम्पीचमेंट देखो हमारे देश में प्रेसिडेंट का ही होता है बेसिकली। हमारे देश में जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है ना वो सिर्फ प्रेसिडेंट का है बेसिकली, बाकी लोग जो है रिमूव किए जाते हैं थ्रू स्पेशल मेजोरिटी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर इन द पार्लियामेंट। जुरिस्डिक्शन की बात करें तो देखो जुरिस्डिक्शन मतलब समझो, पहले जुरिस्डिक्शन वर्ड का मतलब समझो क्या होता है। कि आपको क्या लगता है कि हमारे देश के जितने भी कोर्ट्स हैं वो कोई भी केस ले सकते हैं? ऐसा आप मतलब किसी भी कोर्ट में चले जाओगे और कोई भी क्राइम लेकर के, किसी भी टाइप का क्राइम लेकर के, और वो आपको कोर्ट जो है वहाँ पे आपका केस प्लीड किया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो हर केस, हर कोर्ट का ना एक जुरिस्डिक्शन होता है, मतलब किस तरह के कोर्ट को कौन सा कोर्ट किस टाइप के केसेस को लेकर के उस पर सुनवाई कर सकता है। डेट इज कॉल्ड जुरिस्डिक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन की बात करें तो सबसे पहले इसको एक तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब होता है कि जब कोई केस पहली बार किसी कोर्ट में सुना जाए ओरिजिनल, तो उसे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहा जाता है। मतलब कि जैसे आपके फंडामेंटल अधिकार का अगर हनन होता है, रिट के बारे में पढ़ा था ना हमने आर्टिकल 32 में, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। तो वहाँ पे आपका रिट जुरिस्डिक्शन की अथॉरिटी किसको है? आपके पास सुप्रीम कोर्ट, आप डायरेक्टली जा सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि आपका लोअर कोर्ट में जाओगे, फिर अपर कोर्ट में जाओगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाओगे, तब हाई कोर्ट में जाओगे, तो आपका सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना। आपके फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो दैट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। मतलब अगर कोई कोर्ट डायरेक्टली किसी केस को सुन सके, दैट इज द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ दैट कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ओवर डिस्प्यूट्स बिटवीन। अब देखो सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव मतलब सुप्रीम कोर्ट में ही इन केसेस की सुनवाई होगी। किसकी? अगर डिस्प्यूट हो जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एंड एनी स्टेट ऑन वन साइड और वन और मोर स्टेट्स ऑन अदर साइड, टू और मोर स्टेट्स, सरकार और स्टेट्स के बीच में, दो स्टेट्स के बीच में। ठीक है, अगर झगड़ा हो सकता है तो उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ही सुनी जाएगी। ठीक है, दूसरा एपेलेट जुरिस्डिक्शन। एपेलेट जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब होता है? एपेलेट वर्ड जो आया है ये आपका अपील से आया है। ठीक है, अपील मतलब आपने लोअर कोर्ट में गए, वहां पे आपकी सुनवाई नहीं हुई, तो इन दैट केस आप सुप्रीम कोर्ट के पास अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट हियर्स द अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, आर्टिकल 132, सिविल मैटर्स एंड क्रिमिनल मैटर्स। ये तीन केसेस के केस में आपका जो है, आप जाकर अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो, आप हाई कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो, तो आपको कहाँ, आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड मैटर है, सिविल मैटर है या क्रिमिनल मैटर है। ठीक है, और अच्छा एक चीज़ और है, देखो हाई कोर्ट मस्ट ग्रांट सर्टिफिकेट फॉर अपील, बट इन स्पेशल केसेस द सुप्रीम कोर्ट कैन अलाउ एन अपील इवन विदाउट ए सर्टिफिकेट अंडर आर्टिकल 136। देखो जब अगर हाई कोर्ट ने आपको कोई सज़ा सुनाई, सपोज सिविल मैटर में आपको 14 साल की सज़ा सुनाई, अब आपको लगता है अगर हाई कोर्ट आपको वहाँ पे क्या नहीं देता है, वहाँ पे आपको SLP स्पेशल लीव पिटीशन, मतलब आपको ये अनुमति नहीं देता है, आपको एक सर्टिफिकेट इशू नहीं करता है कि भाई आप जा करके क्या करो, आप जा करके अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, तो आप अपील नहीं कर पाओगे, आपको सज़ा काटनी पड़ेगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आपको अगर हाई कोर्ट में अपील करनी है तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे आपको अगर हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में अपील करना है तो वहाँ पे आपको जो है हाई कोर्ट सज़ा के नीचे, ठीक है, लिख करके देगा या सर्टिफिकेट इशू करेगा कि हाँ आप सर्टिफिकेट फॉर अपील, कि आप जा करके
अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अगर हाई कोर्ट इस चीज़ की अनुमति नहीं देता है तो आप अपील नहीं कर पाओगे और आपको वो सज़ा काटनी पड़ेगी, ठीक है। बट अगर कोई स्पेशल केस है वहाँ पे SLP स्पेशल पिटिशन के अंडर में आर्टिकल 136 के अंडर में, मतलब अगर हाई कोर्ट सर्टिफिकेट इशू नहीं कर रहा है तो भी सुप्रीम कोर्ट आपको अलाउ करता है कि आप जा करके हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, चीज़ें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी तरह का। अगर कोई इशू आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और मज़ा आ रहा है तो भी मुझे बता देना, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो रही है ना, किसी तरह का कोई इशू तो नहीं आ रहा है या समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ठीक है। फिर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की बात करें, देखो यहाँ पे है ना सुप्रीम कोर्ट कोई अपील या मतलब ऐसी कोई सज़ा नहीं सुनाता है, यहाँ पे है ना एडवाइस देता है किसको, टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से अंडर आर्टिकल 143 लीगल मैटर्स पे एडवाइस मांग सकते हैं, ठीक है। बट ये एडवाइस जो होती है प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं होती है, प्रेसिडेंट चाहे तो उसको मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। तो ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी की अथॉरिटी भी हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास होती है अंडर आर्टिकल 143। इसके अलावा रिट जुरिस्डिक्शन जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कहाँ से आती है ये, आर्टिकल 32 के अंडर में। यहाँ तक क्लियर हो गया, सारे जुरिस्डिक्शन समझ में आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, देखो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं ना, कई बार आपने सुना होगा कि उसको एज ए रेफरेंस लिया जाता है अदर केसेस के लिए, है ना। चाहे आप हाई कोर्ट की बात करो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में ही प्रीवियस डिसीजंस को क्या होता है, रेफरेंस मान करके आगे की कई बार कार्रवाई की जाती है। तो ये कौन से आर्टिकल में आता है, अंडर आर्टिकल 129। अंडर आर्टिकल 129 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो डिसीजंस है उसको एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना जाता है, उसको रेफरेंस मान करके उसको बाकी के केसेस में भी यूज किया जा सकता है। इट्स जजमेंट, प्रोसीडिंग्स एंड एक्ट्स as recorded for perpetual memory and legal references. These records have evidently valued and cannot be questioned in any court. They serve as a legal precedents for lower court and future cases, ठीक है। It has the power to punish contempt of itself. The Supreme Court can penalize individual authorities or even government for actions that disobey or disrespect its authority. Contempt can be civil और क्रिमिनल। देखो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात नहीं मानोगे, जैसे आपको कोई पनिशमेंट दी गई, आपको डायरेक्शन दिया गया, कई बार हमने देखा था ना कि किसी स्टेट अथॉरिटी को अगर कोर्ट डायरेक्शन देता है कि आपको ये ड्यूटी परफॉर्म करनी है और स्टेट अथॉरिटी अगर उस चीज़ को नहीं मानती है तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाता है कि आप कोर्ट की बात को नहीं मान रहे हो। तो उस केस में भी आपको जो है कोर्ट जो है पनिश कर सकती है। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो होता है सिविल हो सकता है और क्रिमिनल हो सकता है। सिविल मतलब क्या हो गया, जानबूझ करके आप कोर्ट के ऑर्डर को क्या कर रहे हो, अवहेल कर रहे हो, कोर्ट के ऑर्डर को मान नहीं रहे हो। और देखो सिविल में इससे ज़्यादा जो सीरियस माना जाता है वो क्रिमिनल माना जाता है। क्रिमिनल क्या होता है, इंसल्टिंग और स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट। स्कैंडलाइजिंग मतलब एक तरह का होता है षड्यंत्र करना, ठीक है। अब आप अगर इसकी मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी लैंग्वेज पढ़ोगे तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब लिखा हुआ है कि आप अपने पब्लिकेशन वेदर रिटन हो या स्पोकन हो उसके थ्रू आप कुछ ऐसा कार्य करें, आप अपने वर्ड्स के थ्रू, आप अपने पब्लिकेशंस के थ्रू कुछ ऐसा कार्य करें जो इंसल्ट करे कोर्ट की, जो कोर्ट की अथॉरिटी को कम करने का प्रयास करे, ठीक है, उसको रिड्यूस करने का प्रयास करे। आप कोर्ट के अगेंस्ट में कुछ ऐसा पब्लिश कर दो जो उसको स्कैंडलाइज मतलब षड्यंत्र करे, उसकी अथॉरिटी को कम करने के लिए आप कुछ ऐसा कुछ लिख दो, ठीक है। तो डेट इज कंसिडर्ड एज ए क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और इस केस में भी आपको कोर्ट क्या है, पनिश कर सकती है आपको। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने की अथॉरिटी हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट के पास भी होती है, ठीक है। चलो क्लियर हुआ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट समझ में आया, जुरिस्डिक्शन समझ में आया, कौन कौन सी जुरिस्डिक्शन है हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास, समझ में आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को बता देना, ठीक है। चलो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये वन ऑफ द आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी जुडिशरी को दी गई है। क्योंकि जुडिशियल रिव्यू एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू, जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब होता है कि सरकार कोई कानून लेके आ रही है, ठीक है। अब सर वो कानून जो है ऐसा तो नहीं है कि हमारे देश के लोगों के जनहित में नहीं है, ठीक है, या ऐसा है कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल्स को, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वायलेट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि सरकार एग्जीक्यूटिव तो बहुत चालाक होता है, घुमा फिरा करके देखते हो ना, कई बार ऐसे बिल्स लाए जाते हैं जो आपके
जो लोगों के हित में नहीं होती है। सरकार अपना बेनिफिट देखती है, लेकिन उस बेनिफिट के चक्कर में कभी कभी क्या होते है, वो सरकार जो होती है, सरकार नो डाउट जो नियम लाती है वो लोगों के लिए ही बनाती है, लोगों के भले के लिए ही बनाती है, बट कई बार गवर्नमेंट कुछ ऐसे रूल ले आती है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उनको वायलेट कर देती है। ठीक है, इसीलिए तो आपका केशव नंदा भारती केस आया था कि बेसिक स्ट्रक्चर कि आप जो है पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, बट वो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकती है। ऑल दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, अंडर आर्टिकल 32 हमारा कौन सा था, रिट जुरिस्डिक्शन। अगर किसी आदमी का क्या होता है, फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, तो वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट इशू कर सकती है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन इशू रिट्स, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरी एंड क्यो वारंटो। ये सारी हम लोग पढ़ चुके हैं। फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द for the enforcement of fundamental right, the Supreme Court has the power of judicial review, meaning it can strike down any law that violates the Constitution. ठीक, पावर ऑफ टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। देखो सुप्रीम कोर्ट का पास ये एक पावर होती है कि ये अपने खुद के जजमेंट को भी क्या कर सकती है, रिव्यू कर सकती है। जैसे हम लोग जब फर्स्ट सेकंड थर्ड केस पढ़ेंगे ना, तो फर्स्ट जजमेंट मतलब जज केस, फर्स्ट जज केस हो गया, सेकंड जजमेंट जज केस हो गया, थर्ड जज केस हो गया। इसमें क्या हुआ था, फर्स्ट बेसिकली अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है, आपका जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, इनको जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं उनसे प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना पड़ता है कॉलेजियम जो सिस्टम होता है, मतलब जो ये कॉलेजियम होता है जजेस का, टू अपॉइंट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्या करना होता है, प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे देश के, इनको कंसल्ट करना होता है। ठीक है, किससे, ये जो कॉलेजियम ग्रुप होता है ना, कॉलेजियम जजेस होते हैं। ठीक है, तो ये जो कंसल्ट ग्रुप, कंसल्ट वर्ड है, इसको लेके पहले बहुत कंफ्यूजन हुआ था। तो फर्स्ट जज केस में ये कहा गया, ये जो कंसल्ट आएगा, मतलब इनसे जो रिकमेंडेशंस आएगी इस कॉलेजियम से, ये बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, ये बाइंडिंग नहीं है। लेकिन सेकंड जज केस में इसको रिवर्ट कर दिया गया, इसको बदल दिया गया, और ये कहा गया कि प्रेसिडेंट जो है उस पर कॉलेजियम का जो रिकमेंडेशन आएगा टू अपॉइंट द जजेस, वो बाइंडिंग होगा कि हाँ भाई आपको इनकी बात माननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। ठीक है, तो सुप्रीम, अब हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट जज केस में जो जजमेंट आया था उसको रिवर्ट कर दिया गया, उसको चेंज कर दिया गया सेकंड जज केस में। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि ये खुद की जो सुनाया गया जजमेंट है उसको क्या कर सकता है, उसको रिव्यू कर सकता है, उसको बदल भी सकता है। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर अंडर सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, ये हमने फंडामेंटल राइट्स में जब वेरियस केसेस पढ़े थे तो वहाँ भी देखा था, है ना, कि जब आपका क्या था, आपका फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी थे ना, कौन बड़ा है, तो वहाँ पे भी ये इशू अराइज हो रहा था कि कितनी बार आपका अलग अलग केसेस लेके आए, है ना। जैसे शंकरी प्रसाद केस हो गया, गोलकनाथ केस हो गया, आपका आईआर कोयलो केस हो गया, ये सारे केसेस क्या थे, इसमें फंडामेंटल राइट्स और आपका पार्लियामेंट की जो अथॉरिटी है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, उनके बीच में ही तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट हो रहा था। ये सारी चीज़ों को क्लियर किया गया, है ना। और एक कई बार ऐसा देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट को क्या किया, रिवर्ट किया, चेंज किया। ये अथॉरिटी कहाँ दी गई है, ये अथॉरिटी दी गई है अंडर आर्टिकल 137। अब देखते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में बात की है कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी जुडिशरी को दी गई है, सो डैट हमारी जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है। भाई अगर एग्जीक्यूटिव का वहाँ पे भी इंटरफेयर होना शुरू हो गया तो हमारे देश की सरकार क्या है, फिर ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट बन जाएगी, है ना। फिर तो उसका जो मन आएगा, क्योंकि अगर आपके मन से जजेस भी बैठ गए तो सरकार गलत कर रही है या सही कर रही है ये कौन बताएगा, वो तो आपके फेवर में ही डिसीजन देंगे हमेशा, है ना। तो इसलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बहुत ज़रूरी हो जाता है। द इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एसेंशियल टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी एंड द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स द इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थ्रू मल्टीपल प्रोविजन एंड सेफगार्ड्स। क्या क्या है प्रोविजन, सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर। देखो जजेस की जो सिक्योरिटी होती है टेन्योर की, उनकी जो मतलब 65 साल तक वो सर्व करते हैं, उससे पहले उनको उनका जो रिमूवल है वो काफ़ी टफ है। बेसिकली समझो आप इस बात को कि इम्पीचमेंट लाना, पहले तो इनकैपेसिटी एंड प्रूवन मिसबिहेवियर, इसी चीज़ को प्रूव करना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, तो उनको हटा पाना इतना आसान नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जो जजेस की सिक्योरिटी होती है वो आपकी फिक्स रहती है, जो उनका टेन्योर होता है वो आपका फिक्स रहता है।
तो जजेस होल्ड द ऑफिस अंटिल 65 ईयर्स, रिमूवल ओनली वाया इम्पीचमेंट, रिमूवल प्रोसेस जो कि काफ़ी कठिन है। इम्पीचमेंट रिक्वायर्स ए स्पेशल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, अपॉइंटमेंट बाय कोलिजियम सिस्टम। हाँ, कोलिजियम मतलब जजेस ही जजेस को सेलेक्ट कर रहे हैं, किसी भी एग्जीक्यूटिव का कोई कंट्रोल नहीं है। फिक्स सैलरीज, देखो सैलरीज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। अच्छा, एक केस में सैलरीज इनकी कम कर दी जाती है, वो कौन सा केस है मुझे बताना, मैंने पढ़ाया था आपको, याद करना। इनकी सैलरीज फिक्स होती है, इसको कम नहीं किया जा सकता, बट देयर इज अ सर्टेन एक्सेप्शन, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। फ्रीडम फ्रॉम पब्लिक डिस्कशन, ठीक है, इनका जो कंडक्ट ऑफ जजेस है, इनको कभी भी पार्लियामेंट में डिबेट नहीं किया जा सकता। जो भी ये जजमेंट सुनाते हैं, जो भी ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, वहाँ के जजेस जो भी बातें, मतलब जो भी डिस्कशन होता है, इसको ऐसा नहीं है पार्लियामेंट में बैठ करके डिबेट डिस्कशन शुरू किया, ये नहीं किया जा सकता। पावर टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, देखो अगर कोई कोर्ट की बात नहीं मानता है, भले ही वो कोई भी हो, चाहे गवर्नमेंट क्यों ना हो, उसको भी पावर है सुप्रीम कोर्ट को पनिश करने का। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो पनिश कर सकता है अगर उनकी बात को नहीं माना जाता है। नो प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, अच्छा ये क्यों जरूरी है? देखो ऐसा हो सकता है ना कि किसी जज के अब उसको, कोई भी सुप्रीम कोर्ट जज होता है ना, उनको रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस किसी भी जगह प्रैक्टिस करने की परमिशन नहीं होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि कोई पार्टी लालच दे, उनको ये कहे कि आप रिटायर हो जाओ, उसके बाद आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर लेना, हमारे लीगल एडवाइज़र बन जाना, हम आपको इतनी सैलरी देंगे, इसके बदले में हमारी जो केसेस आपके पास आते हैं वो हमारे आप फेवर में दो। ऐसा केस हो सकता है ना, इसलिए रिटायरमेंट के बाद जनरली आप देखना जजेस को प्रैक्टिस करना अलाउ नहीं होता है। एक्सक्लूसिव jurisdiction इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, आर्टिकल 120, 131 एंड 132, सुप्रीम कोर्ट हैज़ फाइनल अथॉरिटी। ये हमने देखा, ये jurisdiction की बात की थी, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम पब्लिक डिस्कशन, अच्छा ये ऊपर वाला ही वापस से पब्लिश हो गई है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, चीज़ें समझ में आई, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? किसी भी तरह का अगर कोई डाउट रहता है, कहीं पे भी कोई इशू आता है, तो प्लीज़ मुझे बता देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। आप देखो द हिंदू का भी द इकॉनमी सीरीज़ होने शुरू होने वाली है। द हिंदू के मैं डेली जो भी अपना एनालिसिस है वो मैं डालता हूँ, एंड जल्दी हिंदू पे भी सीरीज़ लाने वाला हूँ। वैसे तो इसी महीने से शुरू होने वाला था, बट कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं नहीं शुरू कर पाया। बट आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, सारे लिंक्स चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहाँ से हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर दिया करो यार, शेयर कर दिया करो, ठीक है। कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, इस पे भी एक टेस्ट सीरीज में कई बार पूछे जाते हैं एडवोकेट्स के बारे में, ठीक है। एडवोकेट कहते किसको हैं? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ किसको एडवोकेट कहते हैं, क्या किसी भी बंदे के पास जिसके पास एक लॉ है, लॉ की डिग्री है, वो एडवोकेट कहला दिया जाएगा? नहीं। अगर किसी इंसान के पास लॉ की डिग्री है तो उसको लॉयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एनी पर्सन हैविंग लॉ डिग्री, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? लॉयर कहते हैं। ठीक? एक एडवोकेट कौन होता है? एक लॉयर जिसकी एज 21 साल से ज़्यादा हो, ठीक है, प्लस उसने बार काउंसिल का जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर किया हो और वहाँ पे एनरोल्ड हो, ठीक है। कौन? एक लॉयर जिसकी एज 21 साल से ज़्यादा हो और वो बार काउंसिल में एनरोल्ड हो, ठीक है, उसको एडवोकेट कहा जाता है। अब एडवोकेट की कैटेगरी में तीन चीज़ें हैं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट हो गया, एडवोकेट नहीं, सीनियर एडवोकेट हो गया, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हो गए, और अदर एडवोकेट्स हो गए। देखो सीनियर एडवोकेट कौन होते हैं? वो एडवोकेट जिन्होंने कम से कम 10 साल की प्रैक्टिस की हो किसी भी मतलब हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, एटलीस्ट 10 साल का उनका प्रैक्टिस का टेन्योर रहा हो, वो और उनको अच्छा खासा नॉलेज हो लॉ के बारे में, ठीक है। और सीनियर एडवोकेट का जो डेजिग्नेशन है वो या तो सुप्रीम कोर्ट देता है या फिर आपका हाई कोर्ट देता है, ठीक है। कौन देता है? सीनियर एडवोकेट के बारे में क्या होता है? जिनकी 10 साल की प्रैक्टिस हो, ठीक है, 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, या प्रैक्टिस कह लो, एक्सपीरियंस में, ठीक है। और सीनियर एडवोकेट का जो इनको डिजिग्नेशन मिलता है वो बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यही दो कोर्ट्स हमारे देश में किसी को सीनियर एडवोकेट का उसको दर्जा दे सकते हैं, ठीक है। बट सीनियर एडवोकेट के साथ क्या है, ये जो होते हैं आपका वकालतनामा को फाइल नहीं कर सकते हैं। इनके साथ एक है कि ये किसी भी कोर्ट में जाके वकालतनामा फाइल नहीं कर सकते हैं। वकालतनामा,
ये फाइल नहीं कर सकते। जबकि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, इनमें और सीनियर एडवोकेट में यही डिफरेंस है कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो होते हैं ये आपका वकालतनामा फाइल कर सकते हैं और आपके क्लाइंट के जगह पे केस लड़ सकते हैं। सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में क्या डिफरेंस है? सीनियर एडवोकेट जो है वकालतनामा फाइल नहीं कर सकते हैं, अपने क्लाइंट के बिहाफ पे केसेस को प्लीड नहीं कर सकते हैं, बट जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होते हैं ये आपका वकालतनामा फाइल कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी मतलब अपने जो क्लाइंट हैं उनके बिहाफ पे क्या वकालतनामा फाइल करेंगे और केसेस को प्लीड कर सकते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया, सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। एडवोकेट मैंने बता ही दिया, एडवोकेट किसको कहेंगे? कोई भी ऐसा लॉयर जिसकी एज 21 साल से ज़्यादा हो और एनरोल्ड हो कहाँ पे? पावर काउंसिल ऑफ इंडिया में। तो कैसा लगा बच्चों आज का लेक्चर? आशा करता हूँ चीज़ें क्लियर हुई हो। कोई डाउट रह जाए, किसी भी तरह का कोई इश्यू रह जाए तो मुझे बता देना लेक्चर्स, ठीक है। और आप हमसे फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम कहीं पे भी जुड़ सकते हैं। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए। बहुत सारे मैं सीसेट के टेस्ट ओपन करने वाला हूँ जल्दी, सो डेट आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सको और फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, डोंट वरी। तो जुड़े रहिए एंड स्टे ट्यून टू सिंगा क्लासेस। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।